जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2, जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे और उसमें स्पेशल नोट दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। बट मैं तो आपको तीनों करवा दूंगा। आपने पेपर में कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है आपने इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसको सॉल्व करने का बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है, आप ये चेक करें इसका रूट कौन सा है। देखें, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब पावर 1/2 होती है। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 होती है। तो जो डिनोमिनेटर होता है बेसिकली वो रूट है। जैसे यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पर ये 3 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइंड में रखेंगे कि यहाँ पर 2 है तो 25। हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 2 बने। वो है 5 की पावर 2 25 होता है, और इसकी होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 होता है हमारे पास 3 की पावर 5 होल पावर 3/5। 16 होता है 2 की पावर 4 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही कैसे बनती हैं तो आप इसको इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं। लाइक दैट, ये 243 ले लेते हैं। 3 पे किया तो 81, अगेन 3 पे किया 27, अगेन 3 पे किया 9, अगेन 3 पे किया 3 और 3 पे किया तो 1। तो 5 टाइम 3 बन गया। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसकी कटिंग देखें, क्या फ़ायदा हुआ। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये सारे कैंसल्स हो जाएंगे। बाकी जो वैल्यू बचेगी वो मेरे पास बचेगी 5 रेज की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज की पावर 4। अगर आप देखें 5 रेज की पावर 3 जो कि 125, 3 रेज की पावर 3 जो कि 27, नीचे बेसिस सेम है तो पावर्स कंबाइन कर लें तो 5 + 4 हो जाएगा। 125 को हमने 27 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि मेरे पास आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 2 रेज की पावर 9। अगर 2 रेज की पावर 9 की बात करते हैं तो ये 3375 ओवर 2 रेज की पावर 9 विच इज़ इक्वल टू 512। 3375 डिवाइडेड बाय 512। आगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाता, सो हमारा यही इसका आंसर आ गया। इसमें हमारे पास लिखा हुआ फाइंड बी पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2.0184। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट आपने समझना है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, वैल्यू है 2.4। अगर पॉइंट से पहले प्लस लगा लें तो मेरे ख्याल से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, सेम रहता है। ठीक होगी बात। लेकिन अगर इसके शुरू में माइनस है, इसके शुरू में माइनस लगाते हैं तो फिर ये प्लस की जगह पर भी माइनस आएगा, क्योंकि -2 -0.4 करेंगे तो -2.4 आएगा। अगर प्लस कर देंगे फिर नहीं आना, यानी कि -2 + 0.4 कर ले तो फिर चेंज हो गया। तो एक चीज़ तो ये होगी। नंबर 2, अगर माइनस शुरू में लगा हुआ है तो इसका मतलब डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव होता है। अगर ये माइनस ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये -2 है और डेसिमल पार्ट पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई है कि माइनस स्टार्ट में लगा हुआ तो पूरी वैल्यू नेगेटिव है, जिसमें डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आगे देखें, तो ये जो लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी किसी नंबर का लॉग निकाल के हमें दिया हुआ है। तो जब लॉग निकाल के दिया तो लॉग जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती थी, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो ये तो डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है, इसका मतलब इसका मेंटीसा नेगेटिव है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल
हमें मेंटीसा पॉजिटिव चाहिए होता है। ठीक होगी बात। इसलिए पहले इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसका इजी सा वे ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसमें वो वैल्यू नेक्स्ट ऐड कर दी जाएगी। यानी कि इसमें प्लस का 3 कर देंगे। इसमें +3 करेंगे तो देखिए हमारा जो अब आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो आ जाएगा 0.9816, ये प्लस में आ गया। लेकिन ये जो वैल्यू है ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो वैल्यू अपनी तरफ से ऐड की जाती है वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी की जाती है। तो इसके शुरू में -3 भी आ गया। अब ये वाली बात बन गई, जैसे मैंने ये सिखाया आपको, ये चीज़ अप्लाई करना। देखो मेंटीसा पॉजिटिव हो गया, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक राइट करने के बाद मेंटीसा कंबाइन करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा। ये बात याद रखनी है। अगर मैं माइनस यहाँ ऊपर की बजाय यहाँ लगा देता तो मेंटीसा भी नेगेटिव हो जाना था, फिर वो गलत हो जानी थी बात। सो यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब ये हमने सारा काम इसलिए किया क्योंकि मेंटीसा पॉजिटिव होता है। अब सिंपल सी बात है, जब लॉग राइट साइड पे कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। तो वो बनेगा -3.9816। अभी कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग लेना, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और फिर हम राइट करेंगे ब्रैकेट -3 मेंटीस करेक्टरिस्टिक नेगेटिव प्लस मेंटीसा 0.9816 पॉजिटिव। चलिए ब्रैकेट इसलिए लगवाई है, कुछ कैलकुलेटर पर ब्रैकेट लाजमी है, कुछ कैलकुलेटर पर ब्रैकेट लाजमी नहीं है। जो मेरे पास कैलकुलेटर है उसमें ब्रैकेट लाजमी नहीं थी। ठीक है की बात। 110 डेज की पावर वाला जो भी कैलकुलेटर है उसमें ब्रैकेट लाजमी नहीं होगी, बट आप लगाएं ताकि अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें ब्रैकेट मस्ट है तो आपको वहाँ लगानी चाहिए। जब मैंने इक्वल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आया जी 0.44009585। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए होता है और इसी के साथ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है जिसका ए पार्ट हमारे पास है, देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल्स स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट्स क्लब। हम यहाँ पे लेट करते हैं कि मेरे पास एक सेट यू है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट्स क्लब। फिर कहता है कि उनमें से 58 स्टूडेंट्स वो हैं जो स्विमिंग क्लब ज्वाइन करते हैं। तो वो सेट ए ले लेते हैं हम। स्टूडेंट्स, इनमें वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे who participate in swimming club, participated in swimming club। अच्छा, जिसमें 50 ऐसे हैं जो टग ऑफ वार में जाते हैं। तो मैं बी सेट ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स who participated in tug of war club। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर देखें, पहली चीज़ जो एन ऑफ यू था जो कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है वो 98 था। फिर एन ऑफ ए जो है वो 58 है, जो एन ऑफ बी है वो मेरे पास 15। टोटल 98 थे जिसमें से 58 को हमने ए का नाम दिया हुआ है और फिर 58 को। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन बोथ गेम्स, बोथ गेम्स से मुराद ये जो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब मैंने फाइंड करना है ए इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो एन इंटू ए यूनियन बी होता है वो इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ये वैल्यू आ जाएगी 98
ये वैल्यू आ गई 58 और इसकी जगह पे आ गया 50 और ये हमने फाइंड करना होगा इसमें। ये आ गया 98, 58 प्लस 50 किया तो ये 108 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये जब 108 इस साइड पे आया तो ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस से माइनस में डायरेक्ट कट कर देता हूँ। तो इसका मतलब जो ऐसी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट किया है वो 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस 10 स्टूडेंट्स participated in both games। और इसके साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी दिया हुआ है x4 माइनस 30x² y² प्लस 9y4। इसमें थोड़ा सा आप ये चीज़ नोट करें कि x4 प्लस 9y4 माइनस 30x² अब इसको फॉर्मूला बना के देखें तो ये बनता है x² का स्क्वायर प्लस और ये बनता है 3y² का होल स्क्वायर। फार्मूले के हिसाब से हमें 2ab चाहिए हो ना, तो 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, जबकि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। तो हम एक दफ़ा मैं ना इसको रिमूव ही कर देता हूँ, समझे क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक होगी बात। अब ये वैल्यू मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, तो सारी सी बात है फिर वो वाली सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक होगी बात। अगर आप फर्स्ट 3 वैल्यूज देखें तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर की इक्वल। तो ये मेरे पास बन गया x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू बची थी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये हमारे पास कितनी थी, माइनस 3×2=6 x² y²। लेकिन जो वैल्यू मैंने रिमूव की थी जैसे माइनस 30x² y² था, वो भी साथ आना था, बस वो समझाने के लिए मैंने रिमूव किया था उसको। अगर आप इस चीज़ को नोट करें, -6x² माइनस 30, ये होगा -36x² तो ये मेरे पास आ गया x² प्लस 3y² और ये बन गया -6xy का होल स्क्वायर। यहाँ फिर फार्मूला बन गया a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू ये पूरी वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू b की है। इसको बस ओपन करते हैं, फार्मूले के मुताबिक a फिर प्लस b फिर a माइनस b, इसको रीअरेंज कर लें, x² प्लस 6xy² माइनस 6xy प्लस 3y²। और ये मेरा इसका आंसर आ गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट दिया हुआ है, कहता है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। हमने शेड करना है, दो इनइक्वालिटी गिवन है, इन दोनों को मिलाकर जो रीजन बनेगा उसको हमने शेड करना होगा। तो फिर उसके लिए पहले हमें तो उस रीजन फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी राइट कर दूं और देन इसको सॉल्व करूं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करेंगे इन एसोसिएटेड इक्वेशन। वो क्या होती है जी, वो होती है जो भी इक्वेशन दी जाए उसको इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेप्ट
इसका मतलब हमने y की जगह पे 0 लगाना होता है, तो वो आता है 2x - 3 × 0 = 6, इसमें लगाना है। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास आ गया 2x - 0 = 6, 2x = 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x जो आएगी वो 3 आएगी। उसके बाद हमें फाइंड करना पड़ता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम हमेशा x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है 2 × 0 - 3y = 6, ये देखें, इसमें यहाँ पर x की जगह पे 0 आ गया, बाकी सेम। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 - 3y = 6, -3y = 6 और y = 6/-3, सो द वैल्यू ऑफ y इज़ -2। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट देखें, जब यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई थी तो y की वैल्यू 0 थी। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। उसके बाद हमने इसका करना होता था टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम क्वेश्चन राइट करते थे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो क्या था, 2x - 3y < 6। टेस्टिंग पॉइंट में हम हमेशा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं। 2 × 0, 3 × 0 < 6, ये तो 0 आ जाएगा, तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, ट्रू होगी। यही सारा काम हमने इक्वेशन 2 पे करना है, और वो हमारे पास क्या है जी, 2x + 3y < 12। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन एसोसिएटेड इक्वेशन। मैं इसके सामने इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए और आपको रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पर वो क्या बनती है, यहाँ पर वो बनती है 2x + 3y < 12। उसके बाद हमने x इंटरसेप्ट निकालना होता है। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ हम पुट करते हैं जी 2x + 3 × 0 = 12, और ये सॉरी यहाँ पे इक्वल आना था, एसोसिएटेड में इक्वलिटी आती है। तो ये आपके पास आ गया 2x + 0 = 12, 2x = 12, x = 12, सो द वैल्यू ऑफ x इज 6। तो पॉइंट बन गया 6,0। फिर हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो 2 × 0 + 3y = 12, ये 0 + 3y = 12, 3y = 12, y = 12/3, सो द वैल्यू ऑफ y इज 4। ये पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। उसके बाद हमने करना होता है टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम हमेशा क्वेश्चन राइट करते हैं, 2x + 3y < 12, और यहाँ पर x और y दोनों 0 पुट करने होते हैं हमने। और ये आ गया 2 × 0 + 3 × 0 < 12। ये तो 0 < 12 आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास, ट्रू। नहीं जी, ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। एक ये है 3,0, 0,-2, 0,4, 6,0। इन चारों पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे पहले। ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, उसके पॉइंट्स पे हाईलाइट कर लिए। ये बेटा आप लोगों का जब डिस्टेंसेस सेम होंगे तो लाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी, ठीक है। अब मैं पहली लाइन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन के पॉइंट थे 3,0 और 0,-2। 3,0 मेरे पास ये था, 0,-2 ये पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये मेरे पास आ गई, ठीक होगी बात। और नंबर 2, इसमें मैं एरो लगा देता हूँ।
और ये फर्स्ट लाइन क्या थी मेरे पास, 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6। अच्छा जी, दूसरी चीज़, 0,4 6,0। जो 0,4 है वो ये बनता है, 6,0 ये बनता है। आप इन दोनों को ज्वाइन करें, ये कुछ इस तरह लाइन बनती है। और ये दूसरी लाइन थी हमारे पास, वो क्या थी, 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12। अच्छा, अब ये तो ग्राफ बन गया, हमने करना था शेड। अब शेड हमने ये चेक करना था टेस्टिंग पॉइंट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना, इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो ओरिजिन की तरफ शेड करना है, दोनों लाइंस का ओरिजिन की तरफ शेड करना है और वो कॉमन शेड होना चाहिए। ठीक होगी बात, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, आप ये कह लें, आपने बिल्कुल ऐसे स्केल की मदद से मैंने लगा दिया, ये वाला जो पोर्शन है, जहाँ तक लाइन ड्रॉ की वहाँ पे एटलीस्ट क्लास में खींचेगा आप सब लोग। ओके, देखिए अगर मैं चलिए बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से शेड करूँ, तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये ये तो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे हो गया ना, तो मुझे ओरिजिन साइड पे करना है। याद रखिएगा जब स्टेटमेंट ट्रू होना, ये शेडिंग ओरिजिन की तरफ मूव करनी है, जैसे मैंने ओरिजिन की तरफ मूव की है। बाकी सब कुछ ठीक है हमारा, बस इसमें ये यहाँ बना, क्योंकि ये जो लाइंस बनी थी ये इक्वलिटी से बनी थी, तो ये इज इक्वल टू 12 है। हाँ, अब आपका ग्राफ का मुकम्मल बन चुका है। सो इसके साथ ही आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हमने प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एन टू इंटू कोसिकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि हमारे पास है tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ फार्मूलाज पढ़े हुए थे कि मेरे पास जो tan थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है साइन ओवर कॉस के, और जो कॉट थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ये दोनों वैल्यूज़ मैं इस क्वेश्चन में पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और देन इन दोनों का होल स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इसका हम लेंगे एलसीएम, और अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो मेरे पास आता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देखें तो यहाँ पर कॉज सेम है, साइन ऐसी वैल्यू है जो इस डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर एक साइन पहले ही है, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अब यहाँ कंपैरिजन करें तो ये साइन है, कॉज नहीं है, कॉज ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1 की इक्वल है, तो ये 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जी 1 ओवर 1 का स्क्वायर सेपरेट करें तो 1 ही रहता है, कॉस का सेपरेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर, साइन का सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर जो होता है ये भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो 1 ओवर कॉस होता है वो होता है सीकेंड की इक्वल, तो फिर जो कॉस स्क्वायर होगा वो किसकी इक्वल होगा, सीकेंड स्क्वायर। इसी तरह से जो 1 ओवर साइन होता था वो इज इक्वल टू होता था कोसिकेंड की इक्वल, तो ये साइन स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, ये कोसिकेंड स्क्वायर की इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल इनटू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आप ये चीज़ नोट करें तो ये तो राइट हैंड साइड बन गई। सो लास्ट पे हम राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास है सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें पार्ट 3 दिया हुआ है। बेसिकली ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें नोट लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन गिवन होंगे, एक क्वेश्चन 8 होगा, एक क्वेश्चन 9 होगा, और आपने उनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो ए पार्ट दिया हुआ है, कहता है शो डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जहाँ मैं ए पॉइंट लिखता हूँ जो कि 0,2 है, और एक बी पॉइंट है जो कि स्क्वायर रूट 3,1 है, और एक सी पॉइंट है जो 0,-2 है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमारे पास था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और देन होल स्क्वायर रूट। इसमें हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए बी। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। अब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो मेरे पास ये x1 और y1 हो जाएगा, और ये x2 और y2 हो जाएगा। ये मैंने x2 की वैल्यू पुट की है स्क्वायर रूट 3, फिर माइनस x1 की वैल्यू 0, देन होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, माइनस y1 की वैल्यू 2 है, देन होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, जो कि स्क्वायर रूट 4 हो गया। और यहाँ से जो ए बी का डिस्टेंस आया वो 2 यूनिट्स आ गए। अब सेम मुझे डिस्टेंस निकालना है बी और सी का। जब मैं बी और सी का डिस्टेंस निकालूंगा, जो बी वाली वैल्यू हो जाएगी वो x1 और y1 हो जाएगी, और सी वाली वैल्यू हो जाएगी x2 और y2। तो x2 की वैल्यू 0, माइनस x1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 1 माइनस में होल स्क्वायर रूट, याद आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और याद आएगा -3 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट। अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर ये माइनस का भी स्क्वायर है जो प्लस हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हमने लिया था तो +3 आया था मेरे पास, और -3 का स्क्वायर +9 आया, जो कि स्क्वायर रूट 12 आ गया। इस तरह से जब हम सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे तो सी वाली वैल्यू x1 y1, ए वाली वैल्यू x2 और y2। जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस होता है, और ये भी माइनस है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप मजीद करें तो ये 0 प्लस 16, जो कि स्क्वायर रूट 16 रहेगा, और द डिस्टेंस बिटवीन सी ए जो है वो 4 यूनिट आ गया। अब आप देखें तीनों डिस्टेंस आपने निकाल लिए हैं। ए बी का हमारा आंसर है 2, बी से सी का आंसर आया स्क्वायर रूट 12, और सी से ए का डिस्टेंस आया 4। अगर आप इन सब में देखें तो 4 सबसे बड़ी साइड है, तो ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है। इसको मैं एच का नाम दे देता हूँ, इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास जो है वो सी ए है, उसका वैल्यूज हमने लेट की वो पुट कर दी इसमें। ये आ गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 12, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी कैंसिल, सो 16 इज इक्वल टू 16। हैंस proved given points are vertices of a right triangle। इसी के साथ आपका ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट दिया, फाइंड द अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग फिगर्स।
A1 फाइंड करना है, जबकि L1 हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर, A2 हमारे पास है 25 सेंटीमीटर और L2 हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला राइट करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A1 तो मैंने फाइंड करना है, A2 की वैल्यू 25 इज इक्वल टू A1 ओवर 25 तो 2.4 डिवाइडेड बाय 1.5, 8 ओवर 5 आ गया मेरे पास। अब 8 ओवर 5 का जब स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, A1 इज इक्वल टू 64 ओवर 25 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो A1 बन गया हमारे पास वो आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कहता है इसका ए पार्ट है सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148, 145, 160, 157, 156 और 160। कहता आपने शो करना है कि मॉड का आंसर मीडियन से बड़ा और मीडियन का आंसर मीन से बड़ा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मॉड। मॉड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें देखें सबसे ज़्यादा दफ़ा जो नंबर आया वो 162 है, जो कि 2 दफ़ा है। तो इसका मतलब जो मॉड का आंसर आया वो 160 आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करना था मीडियन। लेकिन जब भी मीडियन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। इसको डिसेंडिंग में भी किया जा सकता है। तो सर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 6 है, जो कि इवन है। तो 1/2 साइज ऑफ n/2 th n+2 डिवाइड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन। n की जगह पे हम लगाते हैं 6, साइज ऑफ 6/2, 6 साइज ऑफ थर्ड प्लस 6+2 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे 4। इसका मतलब हमने जो थर्ड और फोर्थ वैल्यू है वो हमने लेनी है। इसमें जो थर्ड वैल्यू है 156 है, जो फोर्थ वैल्यू है वो 157 है। अब इन दोनों को ऐड करें, 156 प्लस 157, तो मेरे पास आ गया 313। इसको डिवाइड बाय 2 करें तो 156.5 आ गया हमारे पास, 156.5। अब हमने निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला ये होता है, आपने समीशन x ओवर n, मतलब जितनी वैल्यूज दी गई हैं सबको जमा करना है और डिवाइड बाय n 6 है मेरे पास। 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 156 प्लस 160, तो 926 डिवाइड बाय 6 करेंगे इसको तो 154.3। ये आंसर आ गया मेरा मीन का। अब आप देखें, मोड आया 160, मीडियन आया 156, मीन आया 154। सो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड जो मॉड है वो मीडियन से बड़ा है और जो मीडियन है वो मीन से बड़ा है। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बी पार्ट दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल।
फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकालनी है। यहाँ अगर बात करते हैं, हमारे पास है 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फर्स्ट वैल्यू है 120, 140, 94, 85, 105, 50, 40, 66 और 50। ये मेरे पास बेसिकली एक्स है जो डाटा होता है, ये सैंपल मतलब फ्रीक्वेंसी है, और मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसके लिए मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं बनाता हूँ समीशन एफ। ऐड करूँ जो कि मेरे पास है 120 प्लस 140 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66 फिर प्लस 50। 750 टोटल है। वैसे क्वेश्चन के अंदर भी उसने हमें बताया था कि 750 सैंपल है। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 हर सैंपल को 750 पे डिवाइड करना है, यानी 120 डिवाइडेड बाय 750, 24 डिवाइड बाय 750, 85 डिवाइड बाय 750, 105 डिवाइड बाय 750, 50 डिवाइड बाय 750, 40 डिवाइड बाय 750, 66 डिवाइड बाय 750, 50 डिवाइड बाय 750 को डिवाइड करने से 120 डिवाइड बाय 750, 4/25। फिर 140 डिवाइड बाय 750, 14/75। 94 डिवाइड बाय 750, 47, 375। 85 डिवाइड बाय 750, 17/150। 105 डिवाइडेड बाय 750, 7/50। फिर 50 डिवाइडेड बाय 750, 1/15। 40 डिवाइडेड बाय 750, 4/75। 66 divided by 750, 11/125। t divided by 750, ये 1/15 आ गया। ये मेरे पास आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ आपके लॉग भी कंप्लीट हो गए।